राज ग्लोबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 की एसएसटी का सेक्शन सिविक्स लेके आए हैं आपके सामने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी का हमारा चैप्टर चल रहा है। अब जैसे डेमोक्रेसी चलता है, सिविक्स में आपको इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी आपका सिविक्स सेक्शन में सबसे सिंपल चैप्टर ही है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में हमने नॉर्मली बात की थी लोकतंत्र की, यानी कि लोगों का राज, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाए वो लोगों के थ्रू चुने जाए। फिर हमने डिफरेंट थ्योरी सुनी थी कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है डेमोक्रेसी में। तो हमने पढ़ी थी ट्रेडिशनल थ्योरी, फ्रिशफोनियन थ्योरी, ये सब थ्योरी पढ़ी थी। प्लूरलिस्ट थ्योरी लास्ट हमारा कौन सा था? प्लूरलिस्ट थ्योरी पे था, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म यानी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो वो दो तरीके से होगी। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक थ्रू आई है, यानी डेमोक्रेसी से चुनी गई है, डेमोक्रेसी रूल के थ्रू चुनी गई है, तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है डायरेक्ट चुनी गई हो। और सिंपल वो कंट्री होगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उस कंट्री में या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। अगर मान लो कोई कंट्री है जिसमें गवर्नमेंट आई है और वो किससे आई है, किस रूल एंड रेगुलेशन से आई है, न तानाशाही से आई है, न किसी ने अपने आप को एक्स्ट्रा पावर दी है, सिर्फ किससे आई है, पीपल ने उनको चूज़ किया, यानी जितने पब्लिक है वहाँ पे उन्होंने चूज़ करके रिप्रेजेंटेटिव से अपने एक गवर्नमेंट बनाई। तो वहाँ पे गवर्नमेंट होगी दो तरह की, एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट और एक होगी इनडायरेक्ट। इसमें मेनली दो ही डिफरेंस है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट में क्या होगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। देखिए, अब दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो पब्लिक होगी, ठीक है, तो ये मतलब कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, पब्लिक ही अपने आप को खुद रूल करेगी, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो सिर्फ इतना होगा नाम मात्र का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आज पूरी दुनिया में एक ही जगह है स्विट्जरलैंड में इस तरह की डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। बाकी वर्ल्ड में कहीं पे इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। कौन सी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें पब्लिक को इतनी पावर है कि मैं एमएलए हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ नाम मात्र का एमएलए हूँ या फिर एमएलए हूँ, तो पब्लिक को इतनी पावर है कि वो जाके एमएलए को तो थप्पड़ मार के उसके ऑफिस से निकाल दो कि जा तू जा, अब हम राज करेंगे, यानी अब हम हमारा काम है, तो मेरा काम नहीं कर रहा ढंग से, बाहर निकल, और हम पब्लिक खुद करेंगे। यानी पब्लिक अपना काम खुद, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो आसपास चंदा इकट्ठा करके आप थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। उसी तरह क्या होता है कि जैसे इलाके में कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट मिलके, यानी आसपास की पब्लिक मिलके एमएलए को करके, या फिर एमएलए नहीं हो खुद सड़क का वो कर देगी, सड़क का प्रावधान लेगी। वहाँ पे मतलब कि हाईएस्ट पावर किसको मिलेगी? पब्लिक को। पब्लिक चाहे जो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, रूल बाय पब्लिक, लोकतंत्र यानी क्या, लोगों का राज। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक का राज होता है। ठीक है, यानी पब्लिक का राज इस तरह से होता है कि पूरी पब्लिक उसमें जुड़ी होती है, पूरी पब्लिक उसको रिप्रेजेंटेटिव करती है, या फिर बिना रिप्रेजेंटेटिव के भी अपने आप की गवर्नेंस चलाती है। ये तो पॉसिबल ही नहीं। मान लो इंडिया जैसा देश है, यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है,
कोई कहेगा ये वाला लो लाओ, कोई कहेगा ये वाला लो लाओ, तो आपस में भिड़ा भिड़ा के मर जाएंगे। ये वही पॉसिबल है जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या हो और लोग आपस में एक ही समुदाय का हो तो ज़्यादा हो, क्योंकि जब दो समुदाय के लोग रहते हैं तो आपस में भिड़न होती है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग है, इनके इंटरेस्ट अलग है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कि टकराव होने के ज़्यादा चांस रहते हैं पब्लिक के बीच में। और इनडायरेक्ट गवर्नेंस और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस यानी जो रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पब्लिक के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वही जाके क्या करेंगे, उनकी गवर्नमेंट चलाएंगे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, यानी 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, 7 साल होता है, 7 साल हो सकता है, पर वो चलाएगा कौन, पब्लिक खुद आके नहीं चलेगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो जाके चलाएगा। तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि पब्लिक का इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट में, यानी पब्लिक डायरेक्टली अपनी सरकार नहीं चलाई, किसके थ्रू चला रही, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चला रही, तो वो क्या हुआ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लग जाए, यानी पब्लिक खुद अपनी सरकार खुद चलाने लग जाए, तो मुझे लगेगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया तो हम अगला बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये जो जुड़े हुए आपस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप पुराना भी आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये एक बार आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया है आपको उसका परफेक्ट आंसर नहीं पता है, बस आपको डेमोक्रेसी की थोड़ी थोड़ी जानकारी है या फिर थोड़े टच में हो उसके साथ, तो भी आप आराम से उस आंसर को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, आंसर का निकाल सकते हो, मतलब आंसर का आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी की। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आप जो डेमोक्रेसी 2 लेक्चर से कर रहे हो उसकी प्रमुख बातें, यानी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, वो इतना लोगों को पूरे वर्ल्ड में वो डेमोक्रेसी जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को माना जाता है, उसका कारण क्या है, उसमें ऐसी खास बात क्या है, उसकी खास बात बताओ। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब भी यही होता है कि उनकी खासियत। तो डेमोक्रेसी की पहली खासियत जो इसके शब्द से करती है कि रूल ऑफ पब्लिक, रूल ऑफ पब्लिक। अब ये रूल ऑफ पब्लिक को मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ, जिस सेशन में डेमोक्रेसी का नाम होगा रूल ऑफ पब्लिक तो आएगा, यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द पब्लिक। इट इज अ फॉर्म, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर यानी कि रूल बाय द पीपल। सॉरी थोड़ा गड़बड़ाई है, यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पब्लिक रूल द कंट्री और द पब्लिक रूल द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि बेसिकली मतलब ये हुआ कि पब्लिक जो है वो ही अपने आप का राजा खुद चुने। जब मेन कैरेक्टरिस्टिक आएगी आपके एग्जाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5 तो मिनिमम याद करनी ही करनी है। सिर्फ पॉइंट मत याद करना है रूल ऑफ पब्लिक, फिर रूलर एस्टैब्लिशमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ वगैरह वगैरह, वन वर्ड वन वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं याद। ऐसे याद करना है कि रूल ऑफ पब्लिक 2 लाइन इसकी, फिर एक कैरेक्टरिस्टिक लिखो 2-3 लाइन उसकी, ऐसे करके आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम याद करने पड़ेंगे। अगर मान लो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी, तो कम से कम आपको 5 तो लिखने हैं,
5 के साथ साथ सिर्फ पॉइंट लिख के नहीं आगे कि रूल ऑफ पब्लिक, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, वन वोट वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये नहीं लिखना है, ये तो लिखना है आपको, पर उसके साथ साथ आपको उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट लिखने हैं। जैसे रूल ऑफ पब्लिक, तो इसमें लिखना है डेमोक्रेसी इज सच अ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल द कंट्री, यानी पब्लिक और ग्रुप ऑफ पीपल, पब्लिक और ग्रुप ऑफ पीपल रूल द गवर्नमेंट, ऐसे करके आपको 2-3 लाइन लिखनी है हर पॉइंट। तो मिनिमम आपको कितने पॉइंट याद होने चाहिए? 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, रूल इस्टेब्लिश करना है पब्लिक। अब देखिए, अब रूल इस्टेब्लिश करना तो पब्लिक का मतलब होता है रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब होता है जो को रूल करेगा, यानी कि राजा को रूल बैठा करना है, गवर्नमेंट। रूल का मतलब अपने आप में कौन होता है? गवर्नमेंट अपने आप पे राज को करता है। गवर्नमेंट में राज करती है, एक तरह से देखा जाए तो आखिर ना, जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार पूरे इंडिया पे राज करेगी। राज का मतलब पब्लिक की वेलफेयर करेगी, और किसी भी स्टेट में है तो वो राज्य सरकार है। तो होगी क्या, जब सरकार ही होगी तो सरकार को इस्टेब्लिश कौन करेगा? पब्लिक ही करेगा ना। जब यहाँ पे आएगा कि रूल द पब्लिक, यानी पब्लिक रूल करती है, यहाँ पे आएगा कि पीपल सेलेक्ट देयर या फिर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू इस्टेब्लिश देयर गवर्नमेंट, यानी उसकी गवर्नमेंट को चुनने के लिए पीपल पब्लिक क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। यानी कि जो भी सरकार बनेगा उसको इस्टेब्लिश कौन करेगा? यानी कि उसको बनाएगा कौन? पब्लिक। अब क्या होता है, अब अपन ने मान लो कि गवर्नेंस पे बनाना, यानी गवर्नमेंट भी बनाएगी, तो गवर्नमेंट का मेन तो मोटो क्या होगा उसका? व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पब्लिक, यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म निकालो, इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल। अब मान लो कि मैंने सरकार बना ली। अब सरकार बनाने के बाद क्या सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की ये जिम्मेदारी होती है किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि जो आपकी सरकार बनेगी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो काम करेगी वो किसको देख के करेगी? पब्लिक को देख के करेगी, क्योंकि हर 5 साल बाद उनको पब्लिक को चेहरा दिखाना है कि हमने ये काम किया। मान लो वो कुछ गलत काम करेगा तो कहाँ से अपना चेहरा दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो कोई भी लॉ बनता है, कुछ भी बनता है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो किसकी मतलब किसकी तरफ होती है? पब्लिक की तरफ होती है। यानी जो गवर्नमेंट बनेगी वो जिम्मेदार है, जैसे आपके माता पिता, आपके टीचर जिम्मेदार होते हैं आपके अच्छे मार्क्स के लिए, आपके पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं आपके अच्छे मार्क्स के लिए, उसी तरह जो पब्लिक है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कोई राष्ट्र गरीब है, वो गरीब क्यों है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी उनकी गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। वो कोई राष्ट्र बहुत ऊंचाई पर छू रहा है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इसी तरह क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनती है वो किसकी तरफ जिम्मेदारी होती है? उसकी पब्लिक की तरफ जिम्मेदारी होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब 3 हमने लिख दिए। अब अपन लिखते हैं वन वोट वन वैल्यू। अब वही वन वोट और वन वैल्यू क्या होता है? होता क्या है गवर्नेंस वाली जो गवर्नमेंट बनी है, यानी कि जो गवर्नमेंट बनी है डेमोक्रेसी के थ्रू, तो उसमें ये बात होती है कि आपको सबको बराबर का दर्जा मिला है। बराबर का दर्जा मिला है तो यानी कि आपकी पावर बराबर, आपके अधिकार बराबर, जो आपको राइट मिले हैं वो बराबर। उसी तरह जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने जा रहे हैं तो भी आपकी भी पावर बराबर, यानी मुकेश अंबानी उसका रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा तो एक ही वोट दे सकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1।
एक, यानी कि यूँ नहीं कि वो अमीर है तो उसको ज़्यादा। अब मैं जो मोदी जी वोट देना चाहेंगे तो भी उसकी वैल्यू एक, अगर मैं जाऊँगा तो भी मेरी वैल्यू एक, यानी डेमोक्रेसी में सब बराबर, किसी को ऊंचा नीचे का दर्जा नहीं, सब बराबर है। अब यही तो मेन इसके फीचर्स है। मान लो अगर कोई अमीर है उसके वैल्यू ज़्यादा, यानी वो एक वोट देगा तो भी 5 गिने जाएंगे, तो ये फेयर है क्या? वो फेयर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा डेमोक्रेसी कंट्री में सबको बराबर रूल देते हैं, ताकि सबको अपने पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले कि जो मैं गवर्नमेंट बना रहा हूँ उसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन है और बराबर का पार्टिसिपेशन, कोई ज़्यादा या फिर कम पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, ये 4 आपको याद करने हैं। 5वां मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पब्लिक डेमोक्रेसी इज अ सोर्स नॉट अ मीन। पांचवा आपका हुआ कि डेमोक्रेसी इज द सोर्स नॉट अ मीन, यानी मीन। अब देखो 5वां है डेमोक्रेसी इज द सोर्स का मतलब है कि आपको डेमोक्रेसी एक सोर्स, यानी कि अपनी डेमोक्रेसी किस तरह से सोर्स हुई भैया? सोर्स का मतलब क्या हुआ? देखिए एक सोसाइटी में बराबर, सोसाइटी में सबको बराबर इक्वलिटी का दर्जा है, ठीक है, सबको 1 वोट 1 वैल्यू, सब बराबर है, सबको बराबर राइट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब आया किससे है? डेमोक्रेसी के कारण ये तो आया है। जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ से आ रही है? यानी लाइट इज द सोर्स ऑफ, यानी कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। यानी इसको जनरेट, यानी लाइट को जनरेट करने का काम कौन कर रहा है? सन कर रहा है। उसी तरह जो आपके पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है, पब्लिक को इक्वल राइट मिल रहे हैं, पब्लिक को 1 वोट 1 वैल्यू मिल रहा है, ऊंचा नीचे का दर्जा समान हो गया, मतलब ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब समान चल रहा है, तो ये कौन दे रहा है? डेमोक्रेसी। तो इन सब का सोर्स क्या होगा? डेमोक्रेसी। यानी ये सब किसके कारण आया? डेमोक्रेसी के कारण आया। क्यों? अगर मान लो डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई राजा रूल करता, तो क्या आपको बराबर का अधिकार था? नहीं। क्या आपको पार्टिसिपेशन का अधिकार था? नहीं था, कभी कम होगा, जो मंत्री होंगे उनको ज़्यादा होगा। राजा चुनने का अधिकार अपने को दिया गया है, यानी हमको सबको बराबर दिया गया है। तो वो आया कहाँ से? सोर्स से आया, और वो सोर्स का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको प्रोटेस्ट की फ्रीडम दे रखी, आपको बोलने की फ्रीडम दे रखी। आप अगर आपकी सरकार आपके खिलाफ जाती है, आप कुछ गलत काम करते हैं, तो उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी है आपको। आप चाहे जा सकते हो, चाहे जा रह सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये सब एक सोर्स से आया, जिस सोर्स का नाम था डेमोक्रेसी। आई होप आपको मेन कैरेक्टर डेमोक्रेसी के समझ में आ गए होंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, तो इसको अच्छे से पढ़िए और हर पॉइंट के अंदर 3 से 4 लाइन लिखने की कोशिश करिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखो हर चीज़ के 2 पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कल हम पढ़ेंगे कुछ पॉजिटिव बातें डेमोक्रेसी की, कुछ नेगेटिव बातें डेमोक्रेसी की। आज के लिए तो बस इतना ही। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।